जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सम्राट सिंह और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। साथियों, एक बार नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। पिछली क्लास में हमने संघीय मंत्री परिषद को डिस्कस किया था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब देख सकते हैं पिछली क्लास में हमने मंत्री परिषद का संगठन और मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों की श्रेणियाँ, मंत्रियों की अहर्ताएँ, कार्यकाल और मंत्री परिषद का आकार, मंत्रियों द्वारा शपथ, ठीक है, और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आज मेरा भाई चैनल पर नया जुड़ा है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामूहिक उत्तरदायित्व को। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। अगर उसका विश्वास लोकसभा में ना रहे तब मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कैसे समाप्त हो सकता है, इन सारी चीज़ों का आज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम उप प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद किचन कैबिनेट है और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट हैं और पेपर में इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसका सब क्लोज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं वो सभी लोग सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मंत्री, ठीक है, उतना ही उत्तरदायित्व है जितना पूरी मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। अगर एक भी मंत्री के ऊपर कोई बात आती है तो उसका जो जुर्माना है, उसका जो अंजाम है वो पूरे मंत्रिपरिषद को ही भुगतना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी किसी भी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक सेकेंड, हम जो पेन का जो कलर है उसको थोड़ा हम रेड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है लोकसभा, तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है और लोकसभा के चुनाव दोबारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अतः थोड़ा सा इसको समझते हैं। मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है तथा सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सभी मंत्री एक दूसरे के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैंने जैसे बताया था पहले, अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद पर भारी पड़ता है, उसका जो खामियाजा है पूरी मंत्रिपरिषद को भुगतना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे के पूरक होते हैं सारे मंत्री। ठीक है, आगे बात करते हैं। मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। अगर कोई मंत्री परिषद का सदस्य है, चाहे भले वो राज्यसभा का क्यों सदस्य ना हो, तो उसका सामूहिक जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति ही होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में अनेक बार बन चुका है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, कभी आगे पेपर में क्वेश्चन आए आपसे गलत ना हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारत के उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, हमारे भारतीय संविधान में कोई भी उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है। ठीक है, इस प्रकार यह एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक पद माना जाता है। ठीक, जैसे अगर जरूरत पड़ती है तो उप प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देते हैं। तो अब तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब तक 8 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, यानी प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है,
पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये 1947 से 1950 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया था। इस बात को ध्यान रखना। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अब उप प्रधानमंत्री पद को नियुक्त नहीं किया गया, अब उनकी जगह एक नया पद आ गया गृह मंत्री का, जो कि वर्तमान में हमारे अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद उप प्रधानमंत्री उसका पद धारण नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति उसका पद धारण करता है अधिकतम 6 महीने के लिए, तो ऐसा उप प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। यानी प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे देता है तो उप प्रधानमंत्री उसके पद पर कार्य नहीं करता। ठीक है, दोबारा से नए चुनाव कराने पड़ते हैं और उतने समय के लिए कोई व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद को संभाल सकता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री उस पद पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र के पश्चात मंत्रिपरिषद का विघटन ही कर दिया जाता है, मंत्रिपरिषद को विघटित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं किचन कैबिनेट। इसको हम आंतरिक कैबिनेट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? किचन कैबिनेट एक छोटा यानी लघु निकाय है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल भी कहते हैं। इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट रहा है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का मुख्य केंद्र भी होती है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है किचन कैबिनेट को रखने की? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, किचन कैबिनेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री ही रहें, बल्कि इसमें पारिवारिक और मित्र सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यह एक छोटा निकाय होता है, इसलिए निर्णय की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है और गोपनीयता को बनाए रखना आसान होता है। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कार्य में जो तेजी आए और जो भी निर्णय लिए जाएँ, जो भी योजनाएं बनाई जाएँ, उनको जो है गोपनीय रखा जाए। ठीक है, इसलिए हर प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट होता है, वो अपनी मर्जी से उसमें मंत्री नियुक्त करता है। इसलिए इस निकाय से प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कार्यों को करने में सहायता प्राप्त होती है, सहायता मिलती है, इसलिए किचन कैबिनेट को नियुक्त किया जाता है। तो बस इसका मतलब यही है, किचन कैबिनेट का मतलब कि इसमें प्रधानमंत्री के मनपसंद लोग जो है शामिल होते हैं। ठीक है, और उनकी सलाह से प्रधानमंत्री या अपनी सलाह उनको देगा और ये काम को जो तेज़ी से करने के लिए इसका गठन किया जाता है। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हुई होगी। आगे मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य, कुछ विशेष तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वन लाइनर तरीके से पेपर में कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। यानी इन्होंने मतदान से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया, यानी विश्वास प्रस्ताव पर मतदान ही नहीं हुआ, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और निकल गए। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। ध्यान रखना, विश्वनाथ प्रताप को विश्वास नहीं मिला, तो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, विश्वास प्राप्त नहीं हुआ, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और ये पद से निकाल दिए गए, इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और उसके साथ थे एच.डी. देवगौड़ा। ये दोनों व्यक्ति ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध। इसको ध्यान रखना, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया और सबसे ज़्यादा बार लाया गया इंदिरा गांधी के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इनको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा 2 बार, यानी एक बार जवाहरलाल नेहरू के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। उस बात को ध्यान रखना, गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और ये दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही चुने गए। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तो उसके बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और फिर बाद में उनको पूर्णतः प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था चुनाव के बाद। आगे बात करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर यानी ताशकंद में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु निम्न में से कहाँ हुई, तो इसको ध्यान रखना। मृत्यु जो हुई थी इनकी वो ताशकंद में हुई थी मृत्यु, भारत से बाहर। 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। एक तो लाल बहादुर शास्त्री थे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
नेहरू और इंदिरा गांधी। ठीक है जी। इन तीनों लोगों की, तीनों प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया भारत के 3 प्रधानमंत्रियों। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट मिस प्रिंट हो गया है, तो इसको काट देते हैं। नहीं, ये जो पॉइंट है शायद ये है चौधरी चरण सिंह के लिए, जो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद में प्रस्तुत नहीं हुए, संसद में जो नहीं गए, लोकसभा में उन्होंने भाग नहीं लिया, लोकसभा की कार्यवाही में। कारण क्या था? क्योंकि जितने समय तक वो प्रधानमंत्री रहे थे उतने समय में यानी लोकसभा की कोई बैठक ही नहीं हुई, इस कारण वो जो है लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हो पाए। तो इसलिए कहा जाता है लोकसभा की बैठक में भाग नहीं लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत के 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम बात करते हैं, राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक है, राजीव गांधी जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, एक बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं हम, राजीव गांधी सबसे कम उम्र यानी 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने, जबकि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष की आयु में ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। ध्यान रखना, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है भारत के अभी तक? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। इस बात को ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने जो है एकमात्र ऐसी लेडीज प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम जो मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से वर्ष 1950 में इस्तीफा दिया था। ठीक, कारण था कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे जे.एल. नेहरू, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ठीक है जी, लियाकत अली। तो इनके बीच एक समझौता हुआ था जिसको हिंदू पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये उस समझौते से जो सहमत नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इन्होंने मंत्रिपरिषद से जो है मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इस कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था, और पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया 1950 में। इस बात को ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार वर्ष 1978 में बनी थी, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसको भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 17 दिन तक जो है प्रधानमंत्री के पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ये केवल पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम पे इन्होंने केवल 17 दिनों तक ही उस पद पर कार्य किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार ये वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। आगे हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं, यानी राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री भी थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल हुई थी पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, और ये जो हमारा जो अंतरिम मंत्रिमंडल था आज़ादी के बाद का, तो उसमें राजकुमारी अमृत कौर भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इनको जो है हेल्थ मिनिस्टरी थी वो इनको मिली थी। स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल इन्होंने उस पद पर इन्होंने कार्य किया, राजकुमारी अमृत कौर ने। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
इस पद पर इन्होंने कार्य किया। आगे बात कर लेते हैं हम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री। जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 1 साल नहीं, ये 16 साल था। इनका जो कार्यकाल था 16 वर्ष 286 दिन। ठीक है, इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक जो प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। अब इसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे हैं वो है हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भी इन्हीं के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है इनका रिकॉर्ड तोड़ दे। तो अभी तक सबसे आगे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 286 दिन लगभग ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। आगे बात कर लेते हैं सबसे छोटा कार्यकाल जो था अटल बिहारी वाजपेयी का रहा 17 दिन। अभी हमने इसको पीछे डिस्कस किया है। ये पहली बार 1996 में केवल 17 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद फिर ये वर्ष 1998 से 2004 तक लगातार ये 6 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब 6 साल कैसे रहे? प्रधानमंत्री के बाद तो 5 साल होता है, ये लगातार रहे थे 1998 से 2004 तक। 98 में बने, उसके बाद चुनाव हुए, फिर दोबारा से ये बन गए। तो ये लगातार 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे बात करते हैं, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। अभी हमने पीछे इसको डिस्कस कर लिया है, यहाँ भी आ गया। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो गया, रिकॉल हो गया आपको। आगे बात कर लेते हैं अब एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने। ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने थे, तो 5 व्यक्ति ऐसे हैं। सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी लगातार भारत की 3 बार प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी भी। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। ये 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2014 तक इस पद पर इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी 2 बार नहीं, नरेंद्र मोदी जो है 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और अब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है अब इनका जो कार्यकाल 2014 से 2025 तक, वर्तमान में अभी भी यही प्रधानमंत्री हैं। लगभग 12 साल का इन्होंने कार्यकाल, यानी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम 2 की जगह क्या कर दें, 3 कर देते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये भी जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। 2014 में पहली बार ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए और 2025 तक ये अभी तक अपने पद पर जो है ये बने हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री। यानी कुछ प्रधानमंत्री भारत में ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और सीधे डायरेक्टली प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी और राज्यसभा के सदस्य थी। उस समय पर इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने और ये भी राज्यसभा से आए। और नंबर 4 पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे, उससे पहले ये RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, और ये भारत के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो राज्यसभा का सदस्य था और बाद में प्रधानमंत्री बना। तो इनमें से कोई एक नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, 4 लोग ऐसे थे जो राज्यसभा से आकर सीधे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे से जो है स्टडी किया है, सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, अगर आपकी चीज़ें कुछ समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संसद। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसद का। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आपका शुभ दिन।